गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो आपका मराठा साम्राज्य है इसके अंतर्गत पेशवाओं के शासन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पेशवाओं के शासन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज के समय में पेशवा जो हैं वे शक्तिशाली हो गए। और पहला पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा कौन बना? बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने मराठा शक्ति और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जो दूसरा पेशवा बनेगा वो बनेगा बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद तीसरा पेशवा बनेगा आपका बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो आपने देखा था कि ये जो पेशवा का पद है वो क्या हो गया था, आपका वंशानुगत हो गया। और जब वंशानुगत हुआ तो इसके अंतर्गत आपने देखा कि पेशवाओं ने क्या किया, साम्राज्य का शासन संभाला। और साम्राज्य का शासन संभालते संभालते पेशवाओं ने संपूर्ण भारत में मराठों के साम्राज्य और अधिपत्य की स्थापना कर ली। मुगलों के साथ काफी सारे संघर्ष जो है वो किसने करी, आपके मराठों ने किए। और मराठों ने अपनी सर्वोच्चता भी साबित करी। कई सारे युद्धों के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हैदराबाद के निजाम के साथ संघर्ष हुए थे, जिनमें आपने पढ़ा था पालखेड़ा का युद्ध, है ना, भोपाल का युद्ध पढ़ा था। मालवा वाले क्षेत्र में आपने युद्ध पढ़े थे, जैसे अमझेरा का युद्ध पढ़ा था, मांडू वाले क्षेत्र पर युद्ध पढ़ा। फिर आपने देखा था कि बुंदेला शासक ने किस प्रकार से अपना आधा बुंदेला साम्राज्य ही दे दिया था लगभग। ठीक है, फिर गुजरात वाले क्षेत्र में, उसके बाद आपने मारवाड़ राजस्थान वाले क्षेत्र पर देखा। फिर आपने देखा था कि किस प्रकार से मराठा जो हैं वे आपके अवध के क्षेत्र में, अवध का नवाब कौन था आपका, सुजाउद्दौला। तो लगातार अवध वाले क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण किया और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से उन्होंने संधि की, और संधि करने के बाद जो है वो उनसे चौथ तो वसूले ही वसूले, और 22 लाख रुपए वार्षिक भी लेने लगे। किसके प्रबंधन के लिए? सैन्य प्रबंधन के लिए। फिर आपने देखा था कि बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था, उड़ीसा प्राप्त कर लिया था। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि मराठा जो हैं वो आपके दिल्ली के जो क्षेत्र है, या दिल्ली में जो केंद्रीय सत्ता पर मुगल लोग बैठे हैं, उस मुगल सत्ता में भी आपसी संघर्ष करने लगे और उसके साथ हस्तक्षेप कर रहे थे मुगलों के प्रशासन में। वहां पर सत्ता पर कौन बैठेगा ये कौन डिसाइड कर रहा था? आपके मराठे। मराठी ये निर्धारित कर रहे थे कि हमारा ये व्यक्ति जो है वो वहां पर क्या करेगा, बैठेगा। किसकी गद्दी में? दिल्ली की गद्दी में। तो दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा, ये उनका आंतरिक मामला था, परंतु मराठों ने उसमें क्या किया, हस्तक्षेप किया और सत्ता पर अपने मन के शासकों को बैठाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक, ये सारा डिस्कशन जो है वो लास्ट की क्लासेस में हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब तक की जितनी भी क्लासेस आपके मराठा में आपने पढ़ी, उस क्लास को समराइज अगर कर दिया जाए तो लगभग 2 दशक, कितने साल आपके, 2 दशक, यानी 20 सालों में मराठा साम्राज्य ने में जो विस्तार हुआ और मराठा साम्राज्य का जो प्रसार हुआ, उस प्रसार के कारण जब मराठा साम्राज्य की सीमा कहां तक पहुंच गई, अफगानिस्तान तक पहुंच गई। ठीक है, और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर जो शासक था वो कौन था आपका, अहमद शाह अब्दाली। ठीक, अहमद शाह अब्दाली जो है वो ऑलरेडी भारत पर आक्रमण कर चुका था और लगातार आक्रमण करके भारत के कई क्षेत्रों को विजिट कर चुका था। किससे? मुगलों से। तो उसने भारत के कई क्षेत्रों को जीता था, कश्मीर वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, है ना। तो इन सारे क्षेत्र में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है उसने अपने, और लाहौर क्षेत्र में अपने एम्प्लॉयज, या अगर हम बोले अपने उत्तराधिकारियों को क्या करके रखा था, बैठा कर रखा था। तो हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ऑलरेडी भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से और लूट मार करने के उद्देश्य से आक्रमण कर चुका है और उन क्षेत्रों में अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर चुका है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब मराठा दक्षिण भारत यानी दक्कन वाले क्षेत्र पर संपूर्ण शक्ति के मतलब एकाधिकारी के रूप में स्थापित हुए, तो इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के बाद ये भारत का विस्तार जो है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में करने लगी। और जब ये उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में विस्तार करने लगे
तो उस समय अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के राज्य की सीमाएं जो हैं वो आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पे लगने लगी। तब अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली को भी लगा कि मराठे जो है वो कुछ ज्यादा ही क्या कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या कर दिया, फिर आक्रमण किया। ठीक है, तो लगातार उसने कई बार आक्रमण किए, परंतु मराठों के बीच में और आपके अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अगर हम बोले अफगान वर्सेस मराठा के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुआ, वह युद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस निर्णायक युद्ध क्यों कह रहे हो, इसे निर्णायक युद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति जो है उसका बहुत अधिक संख्या में जो है वो आपके सैनिक मारे जाएंगे। लगभग जो है वो आपके दक्कन के क्षेत्र में जो मराठा लोग निवास करते थे वो सर्वाधिक भाषा में निवास करते थे, और इसी क्षेत्र के जो सबसे ज्यादा संख्या में लोग मारे गए, लगभग 75,000 लोग जो हैं वो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए। संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र में ऐसा कोई घर या परिवार नहीं था जहां के लोग जो हैं वो किसी के घर का कोई सदस्य ना मारा गया हो इस युद्ध में। दूसरी बात कि ऐसे कई परिवार थे जिनका पूरा परिवार ही क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। इतना भयानक युद्ध जो था वो कौन सा था, आपका पानीपत का तृतीय युद्ध था। तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर मराठे पराजित क्यों हुए, इसके बाद अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली विजित क्यों हुआ, उसके विजय के क्या कारण थे। उसका कारण जानने से पहले आपको आज संपूर्ण क्लासेस को थोड़ा सा सारांश रूप में समझना। ठीक है, पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम पानीपत का तृतीय युद्ध जो पढ़ेंगे। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता है। क्या है आपका, उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता। राजनीतिक शून्यता शब्द का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा शासक केंद्रीय सत्ता पर नहीं था मुगलों में जो अफगानों के विरुद्ध जो संघर्ष है उसे क्या कर सके, संभाल सके। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, इस युद्ध में मराठों को अन्य शासकों ने सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि मराठों की जो कूटनीति है, इस कूटनीति में मराठे जो है वो सही तरीके से खरे उतर नहीं पाए। इसके कारण जो है वो मराठे अपनी कूटनीति में विफलता के कारण अन्य सहयोगियों से सहयोग नहीं ले पाए, और सहयोग ना ले पाने के कारण मराठे क्या हुए, पराजित हुए। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने जो स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा कि जो 14वीं शताब्दी, कौन सी भी शताब्दी, 14वीं, है ना। तो आप लोग सभी जानते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत, क्या जानते हैं आप, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो स्थापित हुआ था वो क्या था, आपका गुलाम वंश। क्या था आपका, गुलाम। और उसके बाद दूसरा जो वंश स्थापित हुआ था वो क्या था आपका, खिलजी। क्या था आपका, खिलजी। तो हम देखते हैं कि जिस समय में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग संपूर्ण भारत पर जो है वो आपके दिल्ली सल्तनत के शासक जो है वो क्या कर रहे थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर चुके रहे थे। हम देखते हैं कि उसी समय में आपके दक्कन का पठार क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका, दक्कन का पठार। तो आप देखेंगे कि दक्कन का पठार क्षेत्र सभी जानते होंगे ना मैप पर। तो इस दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर जो इसका पश्चिमी भाग है, कैसा भाग है आपका, पश्चिमी। ठीक है, ये आपका भारत है, और भारत पर ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके किसके नाम से जाना जाता है, दक्कन के पठार। ठीक है, क्लियर। अब इस दक्कन के पठार के वेस्ट साइड पर, किस वाले साइड पर, वेस्ट। तो हम देखते हैं ये दक्कन के पठार का पश्चिमी भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र पर प्रारंभ से ही या प्राचीन काल से ही मराठी भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे। किस भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, मराठी। और इस मराठी भाषा को बोलने वाले लोग ही जो हैं वो आपके मराठा के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे, मराठा। तो हम देखते हैं कि जब आपके इस केंद्रीय सत्ता पर आपके खिलजी वंश का शासन चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, आपके खिलजी वंश का। और हम देखते हैं कि इस केंद्रीय पर बैठा हुआ कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खिलजी वंश का जो शासक है, यानी मुस्लिम शासक जो है वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है दक्कन के पठार का पश्चिम वाला जो क्षेत्र है,
इसे इस्लामिक शासन से मुक्त करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? इस्लामिक शासन से मुक्त करवाने का प्रयास किसने शुरू किया? आपके शिवाजी महाराज ने। किसने शुरू किया? शिवाजी महाराज ने। और शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने 1645 ईस्वी में, कब? 1645 ईस्वी में इन्होंने इस दक्कन के क्षेत्र में, जहां पर मराठी भाषा को बोलने वाले लोग जो कि धर्म से क्या हैं? हिंदू हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को इस्लामिक शासन से मुक्त करवा दिया और मुक्त करवाकर यहाँ पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना का प्रयास क्या किया था? शुरू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना का क्या किया? मुहिम शुरू किया। और यहाँ पर उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना कब करी? 1674 ईस्वी में की, जिसके संस्थापक कौन है? आपके शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज जब उन्होंने इस क्षेत्र पर अपने हिंदू शाही राजवंश मराठा राजवंश की स्थापना करी, तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? अष्टप्रधान की। और इस अष्टप्रधान में आपके 8 प्रमुख क्या होते थे? प्रशासनिक अधिकारी होते थे। ठीक है, जो जो आपका शासक होता था, जिसे छत्रपति के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि छत्रपति उनकी उपाधि थी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में किया, तो उन्होंने उपाधि क्या धारण करी थी? छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। तो अन्य सभी शासक जो हैं वे भी छत्रपति की उपाधि धारण किए, और छत्रपति जो होते थे वे मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक होते थे, जिनके सहयोग करने के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद जैसी संस्था होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और उस अष्टप्रधान का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था आपका पंत प्रधान। क्या होता था? आपका पंत प्रधान, जिसे पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो हमने शुरुआती दौर पर ये देखा कि शिवाजी के बाद जो आपके छत्रपति हैं वे ही शक्तिशाली रहे, परंतु साहू जी महाराज के समय से हम देखते हैं कि पेशवा क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए। और जब पेशवा शक्तिशाली हुए तो संगोला की संधि के माध्यम से उन्होंने क्या कर लिया? पेशवाओं को ही साम्राज्य का वास्तविक शासक के रूप में क्या किया? नियुक्त। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस करी है। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि पंत प्रधान है, पेशवा होता था जिसके पास प्रधानमंत्री के सदस्य अपनी शक्तियां होती थी, और अष्ट प्रधान के माध्यम से जो है वो उन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया? संभाला, प्रशासनिक व्यवस्था संभाली। और फिर अलग अलग छत्रपतियों के समय में जो है वो साम्राज्य का क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। सर्वाधिक विस्तार मराठा साम्राज्य का किसके समय में हुआ? शिवाजी के पौत्र साहू जी महाराज के समय में हुआ। क्यों हुआ साहू जी महाराज के समय में? तो हम देखेंगे कि साहू जी महाराज के समय में 2 प्रमुख पेशवा, क्या नाम है उनका? पहले हैं आपके बालाजी विश्वनाथ, और दूसरे कौन है? आपके बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो हमने इतने सारे इनके अभियान और युद्ध पढ़े हैं। बालाजी विश्वनाथ के हमने अभियान पढ़े, हमने बाजीराव प्रथम के क्या पढ़े हैं? अभियान, जिसमें आपने किन किन चीजों की चर्चा की? सबसे पहले आपने जो चर्चा की है वो दिल्ली की संधि की है। किसकी करी है? दिल्ली की संधि। तो दिल्ली की संधि जो है वो मराठों का मैग्ना कार्टा कहलाती है। क्यों कहलाती? क्योंकि इसके माध्यम से मुगलों ने मराठों के अस्तित्व को और मराठों की सर्वोच्चता को दक्कन वाले क्षेत्र पर स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, आप ही जो हैं वो यहाँ पर क्या है? इस वाले क्षेत्र पर क्या है? शासक है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये वाले क्षेत्र पर इनकी सर्वोच्चता स्वीकार हुई। इसके बाद आपने देखा कि जो मराठे हैं उन्होंने किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर साहू जी महाराज के समय में दोनों पेशवाओं ने अभियान करी। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने इस वाले क्षेत्र पर यानी इस वाले ये हैदराबाद वाले क्षेत्र पर संघर्ष देखा था। किसके साथ हुआ था? आपका निजाम के साथ। तो हैदराबाद के निजाम के साथ संघर्ष कौन कौन सा हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध हुआ और भोपाल का युद्ध हुआ। ठीक है, प्रमुख संधियां आपने यहाँ पर पढ़ी थी। फिर आपने देखा कि ये क्षेत्र आपका किसके नाम से जाना जाता है? अवध के नाम से, यहाँ विस्तार हुआ। उसके बाद आपने देखा इस बंगाल वाले क्षेत्र में संघर्ष किया तो मराठों को क्या मिल गया? उड़ीसा मिल गया। तो इस वाले क्षेत्र पर ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये प्राप्त हो गया। फिर आपने देखा इसके बाद कि यहाँ से मालवा वाले क्षेत्र पर इन्होंने युद्ध किए, मालवा क्षेत्र ले लिया। यहाँ से बुंदेला शासक ने अपना कुछ राज्य क्षेत्र दे दिया। इसके बाद मराठे मारवाड़ क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिए, यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिए, संधि कर ली। ठीक, इसके बाद मराठों ने यहाँ पंजाब और सरहिंद और लाहौर वाले क्षेत्र पर, कहां पर? आपके सरहिंद, पंजाब और लाहौर वाले क्षेत्र पर क्या करना चाहा है? विस्तार। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से,
ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण साम्राज्य में पुर्तगालियों के साथ भी यहाँ पर संघर्ष किया। कहाँ पर? इस वाले क्षेत्र में। तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में भी क्या हो गए? विजित हो गए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में मराठे जो हैं वो अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध कर पाए और इस प्रकार से संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिए। किसके समय में ये विस्तार हुआ? साहू जी महाराज के समय में। किसने किया? तो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, तो संपूर्ण विस्तार हम देख रहे हैं कि कौन कर रहे हैं? पेशवा। कौन कर रहे हैं? आपके पेशवा। तो पेशवा अपनी शक्ति में इजाफा करते जा रहे हैं और क्या होते जा रहे हैं? शक्तिशाली होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो विस्तार है, इस विस्तार को करते समय मराठा पेशवा और मराठा छत्रपति ने कुछ गलतियां कर दी। ठीक है, क्योंकि अब यहां से आप लोगों के पानीपत के तृतीय युद्ध की रूपरेखा बन रही है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इस साम्राज्य विस्तार में किसको किसको और किन के साथ जो है वो मराठा आपके गलतियां कर रहे हैं और कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली गलती यह हुई कि मराठों ने अपनी जो शासन या प्रशासनिक व्यवस्था थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था में केवल हिंदू पद पदशाही का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया? हिंदू पद पदशाही का। ठीक, तो मराठाओं की गलतियां डिस्कस करते हैं ना पहले की, क्या गलतियां करी। तो पहली गलती है मराठों की क्या? हिंदू पद पदशाही का अनुसरण करना। हिंदू पद पदशाही का अनुसरण कर रहे हो आप, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कौन है? आपकी अवध। कौन सा क्षेत्र है आपका? अवध। अवध का नवाब कौन है? सुजाउद्दौला। ये क्या है? आपका मुस्लिम शासक है। कैसा शासक है? मुस्लिम। फिर आप देखेंगे कि आपने बंगाल वाले क्षेत्र की बात करी। किसकी बात करी? बंगाल। और ये वाला क्षेत्र आपने क्या ले लिया है? उड़ीसा ले लिया है। क्या ले लिया है आपने? उड़ीसा। ये क्षेत्र ले लिया आपने, है ना। फिर हमने देखा कि ये आपका कौन सा क्षेत्र था? हैदराबाद रियासत का क्षेत्र था। यहाँ के शासक कौन है आपके? निजाम। ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता है, यहाँ पर कौन है आपके? यहाँ पर भी तो मुस्लिम शासक हैं, जो कौन है आपके? मुगल्स हैं। कौन है आपके? मुगल। तो जब आप इनको अपने सबॉर्डिनेट के रूप में बना रहे हैं, तो क्या आपको प्रशासनिक जिम्मेदारियों में कुछ उच्च पदों पर इनको नियुक्त नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो मराठों ने इनको किसी भी प्रकार के पद प्रदान नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ किसका अनुसरण किया? हिंदू पद पदशाही का अनुसरण किया और उच्च पदों पर जो है वो इनको किसी भी प्रकार के पद प्रदान नहीं किए। ठीक, दूसरी बात आप देखेंगे कि यहाँ के जो आपके रोहेला हैं, कौन है आपके? रोहेला, रोहेलखंड के रोहेला, इनके साथ भी मराठों के संघर्ष हुए और इनको भी पराजित करने के बाद किसी भी प्रकार का अधिकारिता प्रदान नहीं की। ठीक, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र पर आपके जाट, कौन है आपके? जाट। हम राजस्थान वाले क्षेत्र पर देखेंगे यहाँ के शासक, गुजरात वाले क्षेत्र के शासक आप देखेंगे, मालवा वाले क्षेत्र के हिंदू शासक आप देखेंगे। तो मालवा वाले क्षेत्र पर आप मांडू वाले क्षेत्र पर युद्ध कर रहे हैं, हम झेरा का युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप हिंदू शासकों को भी कोई भी पद प्रदान नहीं किया, न जाटों को दिया, न राजपूतों को दिया, न हिंदुओं को। हिंदुओं में भी जो अन्य है ना, तो उन अन्य हिंदुओं को भी आपने पदशाही में कोई भी पद प्रदान नहीं किए। ये मराठाओं की पहली गलती। ठीक, दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ आप संपूर्ण भारत में आपने क्या कर ली है? चौथ वसूली के अधिकार ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? चौथ वसूली के अधिकार। लेकिन चौथ वसूली के अधिकार तो दिए, परंतु आपने लोक कल्याण जैसी कोई संकल्पना अपनाई नहीं। ठीक है, तो लोक कल्याण या जन कल्याण की कोई संकल्पना आपने नहीं अपनाई। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मराठे जो हैं ये साम्राज्य विस्तार में इतने अधिक सत्ता लोलुप हो गए कि इन्होंने अपने शत्रुओं को, जो आपके उत्तर पश्चिमी सीमा, ये आपका नॉर्थ कहलाता है हिस्सा, ये वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो इस वाले उत्तर पश्चिमी सीमा में जो आपके अफगानिस्तान के अफगानी शासक हैं, इनके पूर्व में किए गए आक्रमणों से कुछ सीख नहीं ली। जैसे उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण से कोई सीख नहीं ली कि वो एक आक्रमणकारी आया था और उसने भारत को बहुत अधिक क्या किया? लूटा। उसके बाद इन्हें यह भी ध्यान देना था कि अफगान लोग जो हैं वो भारत पर लगातार आक्रमण कर रहे थे और इस यानी पंजाब वाले क्षेत्र पे, मुल्तान वाले क्षेत्र पर और कश्मीर वाले क्षेत्र पर अफगानियों ने आक्रमण करके इन क्षेत्रों को जीता था और अपने शासकों को क्या किया था?
विजिट करके बिठाया भी था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर आपके अफगानी शासक बैठे हुए हैं इन क्षेत्रों पर, तो मराठों ने अफगानियों के उन क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने शुरू करी। जैसे आप देखेंगे सरहिंद में, पंजाब में, मुल्तान में, मुरादाबाद में, इन सारे क्षेत्रों पर भी क्या करने लगे, लाहौर में मराठों ने आक्रमण किया। और यहाँ आप देखेंगे कि मराठों ने खुद उनके क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमसे क्या करें, संघर्ष करें। ठीक है, किसने दिया निमंत्रण, मराठों ने दिया। तो भाई जब आप यहाँ पर साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं तो पहले दुश्मन की शक्तियों को क्या कर लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए। तो यहाँ मराठों की गलती हो गई कि आपने उनके क्षेत्र पर, उनके अधिपत्य वाले क्षेत्र पर हाथ डाला, परंतु शक्तियों का सही तरीके से आप अनुमान नहीं लगा सके। ठीक है, फिर आप देखेंगे तीसरी गलती मराठा की हुई, जो आपके मराठा राजसंघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था, मराठा राजसंघ। तो मराठा राजसंघ जो है, इस मराठा राजसंघ पे आप देखेंगे कि बड़ौदा में कौन है, आपके गायकवाड़। ठीक है, नागपुर में कौन है, भोसले, इंदौर में कौन है, होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, और पूना में खुद पेशवा ही अपना संभालते थे। तो हम देखेंगे कि ये जो मराठा राजसंघ का इन्होंने गठन किया, इन मराठा राजसंघ में अलग अलग क्षेत्र में जो मराठा सरदार थे उनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, वे ही पेशवा को सहयोग नहीं करते थे। ठीक है, और आप देखेंगे कि यही मराठा सरदार जो हैं वो पेशवा से शक्ति का क्या करना चाह रहे थे, हस्तांतरण अपने हक में करना चाह रहे थे। कई बार आप देखेंगे कि मराठा राजसंघ के जो सरदार हैं वे अपने आप को मराठा राजसंघ से ही स्वतंत्र कर लेना चाह रहे थे। तो धीरे धीरे जो मराठा राजसंघ के सरदार थे वे स्वयं शक्तिशाली हो गए। दूसरा, मुगलों ने उन्हें भी अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर लिया। इस कारण से मराठा राजसंघ के सरदार जो हैं वो पूना के पेशवा को सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने असहयोग की नीति का अनुसरण किया। तो यहाँ पर मराठा जो आपके कॉन्फिडरेसी है या राजसंघ है, इसके जो प्रमुख कौन है, आपके सरदार हैं, उन पर पूना के जो पेशवा हैं उन्होंने प्रॉपर नियंत्रण नहीं रख पाए। यह भी मराठों की पराजय का एक कारण बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, आपकी पृष्ठभूमि। ये क्या है, आपकी पृष्ठभूमि कि जब कोई भी युद्ध होता है तो यह युद्ध कोई एक सामान्य कारण से नहीं होता, उस युद्ध के पीछे कई सारे कारण क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा, इस मराठा राजसंघ में जो अलग अलग सरदार हैं इनके साथ पूना के पेशवा के कई सारे आंतरिक संघर्ष हो रहे थे। आंतरिक संघर्ष कैसे हो रहे थे कि वे अपने आप को सर्वोच्च बता रहे थे, कौन, पूना के पेशवा, और किसके आधार पर, ब्राह्मण होने के नाते, किसके नाते, ब्राह्मण होने के नाते अपने आप को सर्वोच्च बता रहे थे, और मराठा अन्य सरदारों को कम आंकते थे। ठीक है, उनको कई बार अपमानित करते थे। तो यह अपमान जो है, जब आप संघ के सरदार का अपमान यदि सैनिकों के सामने करेंगे तो वह अपने आप अपमान का क्या करना चाहेगा, बदला लेना चाहेगा। उन्होंने इस बदले को असहयोग की नीति का अनुसरण करके किया, और फाइनली आप देखेंगे मराठों को इनसे भी सहयोग कम ही प्राप्त होगा। ठीक है, और वे भी चाहेंगे कि मराठे जो है वो क्या हो जाएं, पराजित हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार की गलतियां जो है वो किसने करी हैं, आपके मराठों ने करी। ठीक, तो उनका डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मराठों ने क्या की हैं गलतियां। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने देखा कि कई शक्तिशाली पेशवा जो हैं वो किसके समय में होते हैं, आपके साहू जी महाराज के समय में हुए, और मराठा साम्राज्य जो है वो अपनी क्या बना, नवीन ऊंचाइयों को छूने लगा। आपने देखा था कि प्रथम पेशवा कौन बने थे, आपके बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है वो पेशवा का पद क्या हो गया था, आपका वंशानुगत हो गया था। तो दूसरे पेशवा कौन बने, आपके बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740 तक। और बाजीराव प्रथम जो है वो सबसे महानतम पेशवा बने। क्यों, क्योंकि इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। कहां कहां विस्तार हुआ ये हमने डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि बाजीराव प्रथम जो है उन्होंने ही किसका गठन कर दिया था, मराठा राजसंघ का। किसका गठन किया, मराठा राजसंघ का। इस मराठा राजसंघ में कितने सरदार शामिल थे, आपके 5। कितने शामिल थे, आपके 5। सबसे पहला आप देखेंगे, पहले जो है वो है आपके गायकवाड़। कौन है, आपके गायकवाड़। ये कहाँ के क्षेत्र का इनको प्रशासन दिया गया था, बड़ौदा। कहाँ का क्षेत्र का दिया था, बड़ौदा। तो बड़ौदा के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई, गायकवाड़ को दी गई।
दूसरा क्षेत्र जो है वो आपका क्या है, नागपुर। क्या है आपका, नागपुर। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर। इसके आसपास के क्षेत्रों का प्रबंधन किसे दिया गया, भोसले को दिया गया। किसको दिया गया, भोसले। तीसरे जो है वो आपका क्या है, पूना। पूना कहाँ, महाराष्ट्र में। इस वाले क्षेत्र का प्रशासन किससे दिया गया, पेशवा खुद संभालते थे। पेशवा खुद इस क्षेत्र का प्रशासन और प्रबंधन संभालते थे। चौथा क्षेत्र जो है वो आपका मालवा क्षेत्र में क्या है आपका, इंदौर। और यहां पर आपने किसको बनाया, होलकर को दिया। और पांचवा क्षेत्र जो है वो है आपका ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र, जहां पर कौन संभाल रहा था, आपकी सिंधिया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मराठा राज संघ में, इस राज संघ का उदय किसके समय में हुआ, बाजीराव प्रथम के समय में हो गया। फाइनली पूरी तरीके से गठित कर दिया गया और अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रशासन की और प्रबंधन की इन मराठा सरदारों को दे दी गई, जो कौन कौन से हैं, गायकवाड़, भोसले, पेशवा, होलकर और सिंधिया। ठीक है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक जो आपका मराठा सरदार था वो वहां के क्षेत्र का क्या करता था, शासन और प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये शासन को संभालते थे किसके नाम पर, छत्रपति के नाम पर। किसके नाम पर, छत्रपति। तो इनकी जो केंद्रीय सत्ता है उस पर प्रमुख कौन है, आपका छत्रपति ही है। ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है इसमें कौन कौन भाग लेने वाला है। ठीक है। तो उसको भाग लेने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा हायरार्की जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि छत्रपति जो है वो कौन है, आपका साहू जी महाराज। ठीक है। और साहू जी महाराज क्या है, आपके छत्रपति हैं, यानी मराठा जो पूरा साम्राज्य है उसके सबसे प्रमुख है या सबसे बड़े हेड कौन होते थे, छत्रपति होता था। छत्रपति के नीचे कौन आता था, आपका पेशवा। तो पेशवा कौन थे, आपके बाजीराव प्रथम। कौन थे आपके, बाजीराव प्रथम। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज के अधीन था पेशवा बाजीराव प्रथम। और आपको ये ध्यान रखना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम का एक भाई था। ये कौन है आपका भाई, और उस भाई का नाम है चिमनाजी अप्पा। क्या नाम है आपका, चिमनाजी अप्पा। ठीक है। अगर किसी को डाउट ना हो तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चिमनाजी। ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चिमनाजी अप्पा जो है वो उनके क्या है, आपके भाई। किसके भाई हैं, बाजीराव प्रथम के। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो चिमनाजी अप्पा है इनका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, सदाशिव राव भाऊ। क्या है आपका, सदाशिव राव भाऊ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सदाशिव राव भाऊ ही जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रमुख सैन्य कमांडर। कौन आपका, सदाशिव राव भाऊ। ये जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या है, प्रमुख सैन्य कमांडर है। क्लियर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पेशवा बाजीराव प्रथम के खुद के 3 बेटे। कितने बेटे हैं, 3। पहले बेटे का नाम क्या है आपका, बालाजी बाजीराव। कौन है आपके, बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। दूसरे पुत्र का नाम है रघुनाथ राव, जिसे राघोबा के नाम से जानते हैं। और तीसरे पुत्र का नाम है आपके शमशेर राव, जिसे कृष्ण राव के नाम से जाना जाता। ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब एक बात बताइए कि बाजीराव प्रथम जो है इनकी मृत्यु कब हुई, या कब से कब तक शासन था इनका, इनका था 1720 से 1740 तक। तो 1740 में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब जब इनकी मृत्यु होगी तो पेशवा का पद कैसा होगा, वंशानुगत होगा। वंशानुगत होगा तो इनके बड़े बेटे का नाम क्या है, बालाजी बाजीराव, जिसे किस नाम से जाना जाता है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या नियुक्त हो जाएंगे, नाना साहब या बालाजी बाजीराव, ये बनेंगे अगले पेशवा। क्या बनेंगे, अगले पेशवा। तो 1740 ईस्वी में ये क्या बन गए, पेशवा। और उस समय भी छत्रपति कौन रहेगा, छत्रपति तो साहू जी ही रहेंगे। कौन रहेंगे आपके, साहू जी। तो साहू जी के समय में 2 प्रमुख पेशवा होंगे। पहला पेशवा कौन है आपका, बाजीराव प्रथम। और दूसरा पेशवा कौन है आपका, बालाजी बाजीराव। यहां तक की बातें क्लियर। फिर आप देखेंगे कि 1749 ईस्वी में साहू जी महाराज की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी तो अगला छत्रपति बनेगा कौन, कौन बनेगा आपका। ठीक है। तो यहां पर जो है वो आपके छत्रपति पर सत्ता का परिवर्तन कब होगा, 1749 में। कब होएगा, 1749। तो यहाँ छत्रपति बदल जाएंगे लेकिन यहाँ पेशवा कौन रहेगा, बालाजी बाजीराव ही रहेगा। कौन रहेगा, बालाजी बाजीराव ही रहेगा। यहां तक की बातें सभी को क्लियर
ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो आपके बालाजी बाजीराव, कौन है आपके बालाजी बाजीराव, तो ये पेशवा बन गए और इनके ऊपर छत्रपति कौन है आपके राजा राम द्वितीय। अच्छा पहले कौन था, पहले साहू जी थे, ठीक है, तो पहले साहू जी रहेंगे कुछ समय तक और उसके बाद कौन बन जाएंगे राजा राम द्वितीय। तो ये छत्रपति हैं, ये तो भाई सम्राट है एक तरीके से, है ना। यानी आपके मराठा साम्राज्य का सबसे प्रमुख कौन होता है आपका छत्रपति। छत्रपति के अधीन कौन काम करता है पेशवा, तो पेशवा कौन बन गया बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के खुद 3 बेटे, बालाजी बाजीराव के खुद कितने पुत्र हैं 3। पहला पुत्र का नाम क्या है विश्वास राव, दूसरे पुत्र का नाम है माधव राव और तीसरे पुत्र का नाम क्या है नारायण राव। क्या नाम है आपका नारायण राव। एक बात और समझ लीजिएगा कि ये जो आपका पेशवा बालाजी बाजीराव है इसके 2 भाई कौन है रघुनाथ राव और शमशेर, और ये जो सदाशिव राव भाव है ये कौन है चाचा का बेटा, कौन है चाचा का बेटा। चाचा कौन है इसके चिमनाजी अप्पा, ठीक है। तो इस हैरार्की को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है कि 1740 ईस्वी में जो है वो पेशवा बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है मृत्यु, काय के कारण हुई थी तेज बुखार के कारण। और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका बेटा कौन है आपका बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था आपका नाना साहब के नाम से। ये जो है वो नए पेशवा क्या होते हैं नियुक्त होते, ठीक है। कौन नियुक्त करेगा साहू जी, ठीक है। और आप देखेंगे कि बालाजी बाजीराव जो है उसके समय में 3 प्रमुख जो उसके सहयोगी भाई हैं, तो कौन कौन थे उसके भाई। पहला भाई का नाम क्या है रघुनाथ राव, जिसको किस नाम से जानते हैं राघोबा के नाम से। दूसरे भाई का नाम है शमशेर राव, जिसे किस नाम से जानते हैं कृष्ण राव के नाम से। और ये जो तीसरा है वो कौन है सदाशिव राव भाऊ, ये कौन है चाचा का बेटा यानी चिमनाजी अप्पा का बेटा। तो ये उसका क्या लगेगा चचेरा भाई, कौन सदाशिव राव भाऊ। इन तीनों को बालाजी बाजीराव ने सैन्य कमांडर के पद पर नियुक्त किया। किसके पद पर सैन्य कमांडर के पद पर। और ये तीनों बहुत ही अच्छे सैन्य कमांडर बने, ठीक है। ये क्या बने तीनों बहुत अच्छे कुशल और दक्ष सैन्य कमांडर बन गए। कौन कौन रघुनाथ राव शमशेर राव और आपके सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। जब ये सैन्य कमांडर बने तो इनको ही वो क्या करते थे सैन्य अभियान के लिए भेजा करते थे। इनके नेतृत्व में ही क्या करते थे सैन्य अभियान किया करते थे। कौन बालाजी बाजीराव, यही तो करेंगे ना सैन्य अभियान, क्योंकि पेशवा कौन है पेशवा बालाजी बाजीराव। लेकिन सहयोग किसका लेता है अपने भाइयों का, और भाइयों को क्या दिया है सैन्य कमांडर का पद दिया है, ठीक। तो ये जो आपके सहयोग है ये अपने तीनों भाइयों का लेते थे और लेते लेते इन्होंने लगातार जो है वो दिल्ली सल्तनत जो आपके दिल्ली जो मुगल आपके केंद्रीय सत्ता है उस पर लगातार दबाव बनाया और दबाव बनाते बनाते 1748 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली के जो मुगल बादशाह हैं इनकी कमजोर होती शक्तियों के कारण उन पर अपना क्या कर लिया आधिपत्य स्थापित कर लिया। दिल्ली के मुगल शासक की शक्तियां क्यों कम होती जा रही थी, क्योंकि एक तो योग्य और अनुभवी शासकों का अभाव था, कमजोर और अयोग्य शासक आए लगातार। और दूसरी बात कि ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, कौन सी सीमा उत्तर पश्चिमी सीमा, इस उत्तर पश्चिमी सीमा से लगातार जो है वो अफगानियों के क्या हो रहे थे आक्रमण। और अफगानियों में आक्रमण कौन कर रहा था आपका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है उसने लगातार आक्रमण किए और यहाँ का जो पंजाब और कश्मीर वाला क्षेत्र था इस वाले क्षेत्र पर अपने कुछ क्षेत्रों को जीतने के बाद, मतलब मुगलों के साथ विजय करने के बाद, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद पंजाब और कश्मीर वाले क्षेत्र में अपने पुत्र को क्या कर देता है नियुक्त कर देता है, ठीक। इस अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम है तिमूर शाह दुर्रानी। क्या नाम है तैमूर शाह दुर्रानी। तो इस पंजाब और कश्मीर वाले क्षेत्र का शासक कौन बना तिमूर शाह दुर्रानी बना। किसके नेतृत्व में बना था अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में बना, ठीक। फिर हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से लगातार अफगानियों के आक्रमण हुए तो जो मुगल सत्ता है उनको ऐसा लगा कि हमको एक ही लोग जो है वो क्या कर सकते हैं सहयोग, कौन सहयोग कर सकता है मराठा। तो इन्होंने मराठों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया आह्वान किया कि आप हमको जो है वो क्या करिए सहयोग दीजिए। किसके खिलाफ अफगानियों के खिलाफ, क्योंकि लगातार अहमद शाह अब्दाली हमारे ऊपर क्या कर रहा है आक्रमण कर रहा है।
मराठे जो है वो सहयोग करने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में कुछ चीजें मांगते हैं। क्या मांगा था मराठों ने? मराठों ने कहा कि हमें संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दो। क्या दो हमें? संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दो। और इस प्रकार से मराठों ने संपूर्ण भारत पर चौथ वसूली के अधिकार के साथ ही साथ अपनी सर्वोच्चता को क्या कर लिया? हासिल कर लिया। तो इन्होंने सहयोग किया। मराठों ने किसको सहयोग किया? मुगलों को। किसके खिलाफ सहयोग किया? अफगानियों के विरुद्ध। और उसके खिलाफ सहयोग करने के खिलाफ इन्होंने क्या लिया? चौथ वसूली के अधिकार लिए। और मुगलों को ये क्या देंगे? सैन्य सहायता। क्या देंगे? सैन्य सहायता। अगर मुगलों पर अफगानियों के आक्रमण होंगे तो सैन्य सहायता कौन देगा? मराठे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अफगानियों के विरुद्ध जो है वो आपके समझौता हुआ, तो समझौता कौन करेगा? पेशवा ही तो करेगा ना। कौन करेगा? आपका पेशवा। पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। और यहाँ पर कौन है? आपके मुगल बादशाह। तो यहाँ पर जो मुगल बादशाह है वो एग्री हो गया कि ठीक है, हम आपको कई क्षेत्रों में क्या देंगे? चौथ वसूलने के अधिकार देंगे, लेकिन आप हमको अफगानियों के खिलाफ सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है उसमें मुगल शासक की तरफ से लड़ कौन रहा है? मराठे। कौन लड़ रहा है? मराठे। क्योंकि मराठों ने इनसे संपूर्ण भारत में चौथ वसूली के अधिकार के बदले सैन्य सहायता देने का वादा किया। किनको? मुगलों को। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1749 में जो है वो छत्रपति साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन अगले जो छत्रपति बने राजा राम द्वितीय, वे कोई योग्य छत्रपति के रूप में सामने नहीं आए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किसके हाथ में हो गया? पेशवाओं के हाथ में हो गया। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब पेशवाओं के हाथ में सत्ता आई तब रोहिलाओं का भी क्या हुआ? आपका विद्रोह हुआ। कहां पर? आपके रोहिलखंड वाले क्षेत्र पे। कौन से वाले क्षेत्र पे? रोहिलखंड। रोहिलखंड वाला क्षेत्र कहां पर पड़ता है? आपके अवध, दिल्ली के पास। तो इस रोहिलखंड वाले क्षेत्र में रोहिलाओं का विद्रोह हुआ। कब? 1752 में। कब हुआ? 1752 में। तो 1752 में जब रोहिलखंड के रोहिलाओं का विरोध हुआ तो आप देखेंगे कि चूंकि समझौता पहले हो गया, समझौता जो है वो आपके क्या हो गया है? पहले हो गया है। यहां से थोड़ा ध्यान दें। ये है दिल्ली की केंद्रीय सत्ता, और दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के पास ये वाला जो क्षेत्र है ये रोहेलखंड कहलाता है। कौन सा क्षेत्र आपका कहलाता है? ये है रोहेलखंड। ठीक है। तो ये रोहेलखंड के जो रोहिल्ला लोग हैं इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? मुगलों पर। और जब मुगलों पर आक्रमण हुआ तो ये पूरा जो क्षेत्र जहां पर कौन है? आपके मराठा। तो इन मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिल चुका था। तो और चौथ के बदले इनको क्या मिला था? क्या करना था? मुगलों को सैन्य सहायता। तो जब रुहेलों ने 1752 ईस्वी पर मुगलों पर आक्रमण किया तो मराठों से सैन्य सहायता मांगी। किसने? मुगलों ने। और मराठों ने इन रोहिल्ला सरदारों का क्या कर दिया? पराजित। रोहिल्ला सरदारों को क्या कर दिया? पराजित। अब यहां पर भी मराठों को क्या मिलेगा? चौथ वसूलने का अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां से रोहिला सरदार मराठों के विरुद्ध हो जाएंगे। कौन विरुद्ध हो जाएगा? मराठों के विरुद्ध कौन हो जाएगा? आपका रोहिला सरदार। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जब मराठों ने रोहिलाओं को पराजित कर दिया तो फाइनली जो है अब मराठे जो हैं उन्होंने कहा कि जब आप लोग अपना खुद की सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे सरदार वगैरह से भी आप जीत ही नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करिए कि आप हमारे साथ एक संपूर्ण समझौता कर लीजिए। किससे कहा? दिल्ली के शासक से। किससे कहा? दिल्ली के मुगल बादशाह से। तो ठीक है, फाइनली जो है अब मुगल बादशाह जो है वो क्या हो गया? मजबूर। और मराठाओं ने मुगल बादशाह को अपनी शरण में ले लिया और कहा कि अब जितना भी आपके संघर्ष होंगे, चाहे वो आपके बाह्य आपके ऊपर होने वाले बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण जैसे रोहिलखंड के रोहिला कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं, और चाहे आपके यहाँ क्या होंगे? आंतरिक संघर्ष होंगे, इन दोनों ही स्थिति में मराठा जो है वो मुगल बादशाह को क्या देंगे? आपकी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से मराठों ने संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली। किसके पास? खुद के पास ले ली। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर कि पेशवा को जो है अब मुगल बादशाह ने क्या क्या दिया? तो मुगल बादशाह ने क्या दिया उसको? अजमेर। क्या दिया? अजमेर। और आगरा की क्या दे दी? प्रांतीय जिम्मेदारी दे दी कि अब अजमेर और आगरा आप ही संभालेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुल्तान मिला। क्या मिला? मुल्तान, लाहौर, सिंध, हिसार, मुरादाबाद, इनके कुछ जिलों में चौथ वसूलने का अधिकार भी मराठों को दे दिया। किसने? मुगल बादशाह ने। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे
कि जब मराठों को लाहौर का जो अधिकार है वो मिल गया, किससे प्राप्त हो गया? मुगल बादशाह से नहीं मिल गया। कौन सा क्षेत्र मिला था? ये लाहौर वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? लाहौर वाला। लाहौर कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जो पहले भारत, अखंड भारत पे आता था। तो यहाँ पर जो है वो आक्रमण कर दिया। किसने? लाहौर पर। किसने आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली के बेटे पर आक्रमण कर दिया। किसने? मराठाओं ने। और आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली ने पहले ही आक्रमण करके पंजाब, लाहौर और कश्मीर वाले क्षेत्र पर अपने बेटे को वहां का शासन देकर गया था। और उसके बेटे का नाम क्या था? तिमूर शाह दुर्रानी। क्या नाम था? तिमूर शाह दुर्रानी। तो तिमूर शाह दुर्रानी को उसने वहां पर नियुक्त करके रखा था। ठीक। अब यहाँ पर मराठों ने आक्रमण किया तो तिमूर शाह दुर्रानी जो है, अब्दाली का बेटा, डर के भाग गया। कहाँ? अफगानिस्तान। और लाहौर पर किसका कब्जा हो गया? मराठों पर। ये जो कारण है मराठों का लाहौर पर आक्रमण है, ये तात्कालिक कारण है पानीपत के तृतीय युद्ध का। ठीक है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण क्या हुआ? मराठों के द्वारा लाहौर में अफगानी शासक तिमूर शाह दुर्रानी पर आक्रमण। ये तिमूर शाह दुर्रानी कौन है? तो तिमूर शाह दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, जिसे उसने उस क्षेत्र का क्या किया था? प्रांतीय गवर्नर नियुक्त करके गया था। अब ये प्रांतीय गवर्नर था कौन? तिमूर शाह दुर्रानी। तिमूर शाह दुर्रानी जो है, इसने चौथ देने से मना कर दिया। क्यों? इसने कहा कि मैं तो यहाँ का शासक हूं, जबकि मुगलों ने लाहौर किसको दे दिया? मराठों को। तो मराठे लाहौर गए, तिमूर शाह दुर्रानी से बोले कि अब हमें हमें मिल गया है क्या लाहौर, तो तिमूर शाह दुर्रानी तुम हमें क्या दो? चौथ दो। तो तिमूर शाह दुर्रानी ने कहा कि हम चौथ नहीं देंगे। तो मराठों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तिमूर शाह दुर्रानी जो है वो भाग गया पराजित होकर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लाहौर पर मराठों ने पूर्णतः अपना कब्जा स्थापित कर लिया। लेकिन अपने पुत्र की पराजय और लाहौर के क्षेत्र पर जो चौथ वसूलने का अधिकार मराठे छीन रहे थे, यह जो कारण है वो पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। ठीक है। अब अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों के खिलाफ क्या करेगा? अभियान करेगा। ठीक है। तो हम याद देखते हैं कि इसी घटना के परिणाम स्वरूप ये जो लाहौर पर आक्रमण इन्होंने किया ना मराठाओं ने, इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों का दुश्मन बन गया। और इसी कारण उसने जो है आगे चलकर कौन सा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के होने से पहले जो कुछ कारण हैं, क्योंकि आप यहां से आपने जो देखा था इसके पहले, ये आपने देखा था कि मराठों ने पहले किस पर आक्रमण किया है? लाहौर पर। ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो समझौता हुआ था लाहौर पर चौथ वसूलने का, वो कब हुआ था? 1752 में। कब हुआ था आपके? 1752। तो 1752 के बाद ही इन्होंने क्या किया होगा? लाहौर पर आक्रमण किया होगा। किसने आक्रमण किया होगा? मराठाओं ने। ठीक है। तो पहले इनने लाहौर पर आक्रमण किया। दूसरा आप देखेंगे कि 1759, 1752 के बाद की बात कर रहे हैं, 1759 किसकी बात कर रहे हैं? 1759। तो 1759 में जो अहमद शाह अब्दाली है ये सिंध नदी को पार किया और कहां पर आक्रमण करना शुरू कर लिया? पंजाब पर। तो लगातार जब ये पंजाब वाले क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया, तो मराठों के तरफ से इनका एक प्रमुख व्यक्ति इस वाले क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए गया। और उसका नाम है आपके कौन? दत्ता जी। क्या नाम है आपका? दत्ता जी। तो दत्ता जी जो है वो अहमद शाह अब्दाली को रोकने में विफल हो गए और वो वापस कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। जब वो वापस दिल्ली आए तो दिल्ली के पास जो है वो आपका लोनी नामक स्थान पर एक घाटी क्षेत्र है जिसको आप बोलते हैं बराड़ी घाट। क्या बोलते हैं? बराड़ी घाट। तो दिल्ली के निकट एक स्थान है जिसका नाम है लोनी, और लोनी नामक स्थान पर एक घाट है जिसका नाम है बराड़ी घाट। बराड़ी घाट पर युद्ध हुआ किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस दत्ता जी। और दत्ता जी इस युद्ध में क्या हो गए? मारे गए। ठीक है। अब जब दत्ता जी मारे गए तो मराठों ने पुनः अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए जो है किसे भेजा? तो आप देखेंगे कि जो उनकी मराठा कॉन्फिडरेसी है उसमें सिंधिया हैं और कौन है आपके? होलकर। तो होलकर के जो आपके सरदार हैं
उस समय में तत्कालीन कौन थे आपके, मल्हार राव होलकर, इनको भेजा गया। सिंधिया में कौन थे आपके, जनकोजी सिंधिया, इन दोनों को भेजा गया। लेकिन ये दोनों भी अब्दाली को रोकने में क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब्दाली के जो आक्रमण है उस पर क्या हुए, आपके लगातार जो है वो आपके असफलता मिली। मराठे कौन हो गए, असफल हो गए, और अब्दाली विजित होता जा रहा है। पहले उसने दत्ता जी को मार दिया, किसको मार दिया, दत्ता जी को। यहाँ किसको पराजित कर दिया, जनकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को पराजित कर दिया। अब जो पेशवा है उसे चिंता होने लगी कि अब किसे भेजा जाए। तो उन्होंने अपने एक सबसे अच्छे सैन्य कमांडर चिमनाजी अप्पा के बेटे, क्या नाम है, सदाशिव राव भाऊ, जो उनका क्या था, चचेरा भाई है ना, तो उन्होंने जो है वो सदाशिव राव भाऊ को कहाँ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। ठीक है, और बोले कि ये मुगल शासक कुछ नहीं कर पा रहे, एक काम करो, दिल्ली पर हम ही क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। तो सदाशिव राव भाऊ जो है उसने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया, 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जब इसने दिल्ली पर अधिकार किया, किसने, सदाशिव राव भाऊ ने, तो दिल्ली पर बैठे जो विदेशी मुसलमान जो अमीर वर्ग के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने दिल्ली पर सत्ता में हस्तक्षेप, और इस प्रकार से मराठों के अधिपत्य के स्थापित करने के कारण मुसलमान वर्ग जो है वो क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया, और उन्होंने अब्दाली को पुनः आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। किन्होंने निमंत्रण दिया, अमीर वर्ग ने, दिल्ली का जो अमीर वर्ग है उसने क्या किया, निमंत्रण दिया। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला उसने भी निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए और मराठों की शक्ति का क्या करिए, हराश करिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि दिल्ली पर मराठों का इस तरीके से कब्जा करना ही उनका एक और क्या बना, कारण बना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर को ये जो आपका सदाशिव राव भाऊ है, कौन है आपका, सदाशिव राव भाऊ, पहले तो इसने 22 अगस्त 1760 को क्या किया, दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसने कुंजपुरा जीत लिया। कुंजपुरा जीतने के बाद जो आक्रांता उसको उत्तर की तरफ खदेड़ दिया, और फिर दिल्ली पर दबाव क्या हो गया, कम। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पर आपके दिल्ली वाले क्षेत्र पर है अभी कौन, सदाशिव राव भाऊ, और यहाँ पर जो इनकी क्या जानी है, सेना जानी है, तो हम देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र से इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक, किसको, मराठों को। अब मराठा सेना जो है वो इस वाले क्षेत्र पर जाकर क्या होगी, यहाँ पर खड़ी होगी, और हम देखेंगे कि अब यहाँ वाले क्षेत्र से अब्दाली की सेना जो है वो क्या हो जाएगी, आमने सामने आकर खड़ी हो जाएगी। यानी अब्दाली जो है वो फाइनली अब क्या चाहेगा, युद्ध चाहेगा, किसके माध्यम, किसके साथ, मराठों के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो है जब इन्होंने अपने आप को घिरा हुआ पाया तो बातचीत के लिए थोड़े बहुत प्रयास करे कि कुछ संधि वंधि जैसी चीज हो जाए, लेकिन अब्दाली किसी भी स्थिति में कन्विंस नहीं हुआ, और उसने युद्ध करने की ही ठान ली। किसने, आपके अहमद शाह अब्दाली ने। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फिर युद्ध जो है वो कब होगा, 14 जनवरी 1761। ठीक है, जिसे दिल्ली के पास ही, दिल्ली हरियाणा के पास ही एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, पानीपत, और पानीपत नामक स्थान पर यह युद्ध जो है वो तीसरी बार हुआ था, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग कौन लेगा। ठीक, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो आपके पेशवा हैं उनका पहला तो कौन है आपका, भाई, क्या नाम है उसका, सदाशिव राव भाऊ। पेशवा कौन है यहाँ पर, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो पेशवा खुद गए हैं क्या, आंसर है नहीं, पेशवा नहीं गए हैं। उन्होंने अपने क्या भेजे हैं, सैन्य कमांडर भेजे हैं, और सैन्य कमांडर कौन है उनके, उनके भाई हैं, उनके कौन है, भाई। तो आप देखेंगे कि उनका पहला भाई कौन है, सदाशिव राव। ठीक, दूसरा भाई जो उनका खुद का सगा भाई है कौन, शमशेर राव। तो ये दो मुख्य सैन्य कमांडर हैं। अच्छा, इनके 3 बेटे थे ना, क्या क्या नाम है 3 बेटे का, पहला क्या नाम है, विश्वास राव, दूसरा माधव राव, और तीसरा नारायण राव। तो इसमें से सिर्फ एक पुत्र जाएगा, कौन जाएगा, आपका विश्वास राव। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मराठों की तरफ से पेशवा के 2 भाई गए और पेशवा का एक पुत्र गया, कौन, आपका विश्वास राव। और जो मराठा राज संघ आपने पढ़ा है, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, भोसले, ये सब भी गए। ठीक है, तो इस मराठा राज संघ के सरदार भी कहां पर गए, आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में गए। ठीक है, लेकिन मराठा जो लोग हैं ये छापे मार युद्ध पद्धति पर ही लड़ते थे, और इन्होंने इस युद्ध पर जो प्रयोग किया है वो तलवार और तीर कमान का ही प्रयोग किया।
किसका प्रयोग किया? तलवार, भाले, 3 कमान, इसका ही प्रयोग किया। जबकि अफगानी शासक जो आपका अहमद शाह अब्दाली है, उसने बंदूकों और तोपों का प्रयोग किया। उसकी जो तोपें हैं वो ऊंट पर बैठाकर चलाई जाती थी, यानी तोपची जो होता था वो ऊंट पर बैठकर तोपों को चलाता था, और वो घूमने वाली क्या होती थी? आपके तोप होती थी। ठीक है, तो उन घूमने वाली तोपों का क्या किया गया था? अब्दाली ने प्रयोग किया था। तो पहला असफलता का कारण कि मराठों ने जिस आपके सैन्य उपकरणों का या अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, वे उपकरण जो है वो बंदूक और तोपों के सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि भाई वहां आप क्या कर रहे हैं? बंदूक और घूमने वाली तोपों से कर रहे हैं युद्ध, और यहाँ पर आपके पास क्या है? तलवार और भाले हैं। ठीक है, भाला तलवार, और आपके युद्ध पद्धति क्या है? छापामार पद्धति। लेकिन यहाँ मैदानी क्षेत्र में कोई छुप सकता है क्या? नहीं। पहाड़ी क्षेत्र में छुपने की व्यवस्था होती है तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण हो सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इस पद्धति का अनुसरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मराठे जो हैं उनकी सेना इसी युद्ध पद्धति में ही क्या थी? दक्ष थी। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर है? कौन भाग लेगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा, और यहाँ कौन आएगा? आपका अहमद शाह अब्दाली आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कि सबसे पहले आप जान लें कि इस युद्ध में अब्दाली के तरफ से क्या कारण थी। इसके पहले अफगान एक शासक जिसका नाम क्या था? नादिर शाह। कौन था आपका? नादिर शाह। यह जो है जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने बहुत अधिक पैसा जो है वो क्या करके गया था? लूट कर गया था। तो जितना अधिक नादिर शाह ने लूटा था, उतनी ही धन संपदा और वैभव को अहमद शाह अब्दाली भी लूटना चाहता था। ठीक है, तो पहला कारण ये कि अहमद शाह अब्दाली भारत की अतुल्य धन संपदा और वैभव संपत्ति आदि को लूटने के उद्देश्य से उसने आक्रमण किया था। ठीक, तो यहाँ पर कि अहमद शाह अब्दाली भी जो क्या करना चाहता था? भारत को लूटना चाहता था। दूसरा कारण यह है कि जब आपके मराठे अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का क्या कर रहे थे? अनुसरण कर रहे थे, तो इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार अटक तक कर दिया, और यह अटक क्षेत्र जो है वो अफगानियों के साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया, जिसके कारण अफगानी जो हैं वो अपनी सीमा को असुरक्षित महसूस करने लगे, और उन्हें लगा कि किसी भी स्थिति में अब मराठों के साम्राज्य विस्तार को रोकने की आवश्यकता है। और इस कारण से रघुनाथ राव जो अटक तक मराठा प्रभाव को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, और वहां तक साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उनकी भूल जो है, इसी कारण अफगानियों ने अब एक निर्णायक युद्ध करने की क्या करी? सोची। ठीक है, तो ये जो है वो आपके क्या है? दूसरा कारण, क्योंकि मराठों का साम्राज्य विस्तार। तीसरा कारण आप देखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध का, वह कारण है मराठे जो हैं उन्होंने केवल हिंदू पदशाही का अनुसरण किया, और इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के अलग अलग शासकों को पराजित करके इन्होंने उनके क्षेत्र से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार तो प्राप्त किए, परंतु उन शासकों को जो है वो प्रशासन शासन में भागीदार नहीं बनाया, और ना ही उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी के उच्च पदों पर नियुक्त किया। मराठों ने केवल हिंदू पदशाही में हिंदुओं का भी जो है, कुछ हिंदुओं को या पराजित किए गए शासकों को पद प्रदान नहीं किए। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने जाटों से भी दुश्मनी मोल ले ली। ठीक है, इन्होंने राजपूतों से भी क्या कर ली? दुश्मनी मोल ले ली। इन्होंने रोहिला से भी दुश्मनी मोल ली। इसके अलावा इन्होंने मुगलों को, या अगर हम बात करें तो मुस्लिम शासकों को, किसको? शासकों को आपके मुस्लिम, तो इन सभी को, मुगल, जाट, राजपूत, रोहिला, मुस्लिम, इन सभी को मराठों ने पदशाही पर या प्रशासनिक जिम्मेदारी में किसी भी तरीके के पद प्रदान नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ आपके अपने विशिष्ट जो आपके हिंदू वर्ग के लोग हैं और जो उनके पसंद के लोग हैं, उनको ही क्या दिया? पदशाही पर नियंत्रण रखा, जिससे ये लोग जो हैं वो क्या हो गए? रुष्ट हो गए। कौन? आपके ये सारे लोग। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। इसके बाद आप देखेंगे कि 1748 से लेकर 1761 तक अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार आक्रमण करे? भारत पर 7 बार आक्रमण किए, और वह भी ये सोच रहा था कि अब कोई फाइनली कोई निर्णायक युद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसने आक्रमण किया। अच्छा, एक बात और कि हमने देखा था कि मराठों ने जब अवध जीता तो सुजा-उद-दौला पर कई बार लगातार आक्रमण करे और उससे 22 लाख रुपए वार्षिक लेने लगे। बंगाल के नवाब से इन्होंने उड़ीसाई क्षेत्र ले लिया, निजाम से इन्होंने बरार क्षेत्र ले लिया, मुगल पर जो है वो इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और दिल्ली पर जो है वो अपने पसंद के शासकों को क्या करने लगे? नियुक्त करने लगे, जिसके कारण मुगलों की केंद्रीय सत्ता पर हस्तक्षेप करने के कारण जो दिल्ली पर बैठे अमीर वर्ग के मुसलमान थे वे इनसे
रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों ने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया कि अब मराठों की शक्ति का ह्रास करने आप ही आ जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रोहेला सरदार, जिसको रोहेलों को पराजित किया था, तो रोहेला सरदार कौन था आपका, नजीब उद्दौला। कौन था आपका, नजीब उद्दौला। अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला। ये लोग अपनी पराजय का बदला मराठा से लेना चाहते थे, और चूंकि स्वयं नहीं ले सक रहे थे, इसलिए इन्होंने अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रित किया कि आप ही जो है वो मराठों को क्या करें, पराजित किए। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो इनके निमंत्रण पर जो है वो कहाँ आया, भारत आया, और पानीपत नामक स्थान पर क्या किया, युद्ध किया। सिर्फ मराठों को एक ही व्यक्ति ने सहयोग किया था, वो था मुगल का वजीर जिसका नाम था इमादुल मुल्क। ठीक है, इसने बस मराठों का क्या दिया है, साथ। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो संघर्ष हुआ, इसके पहले ही मराठे मारवाड़ संघर्ष, मारवाड़ मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, और वहां पर कौन रहते थे, आपके राजपूत। तो राजपूतों के साथ भी मराठे संघर्ष कर चुके थे, और इनसे भी अपने संबंध विच्छेद और संबंध खराब कर चुके थे। तो आप देखेंगे कि 1752 में मराठों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, मारवाड़ वाले क्षेत्र में संघर्ष हुआ, और इन्होंने राजपूत के साथ भी क्या कर लिया, अपने संबंध खराब कर लिए। ठीक है, फिर इसके बाद मराठों ने दिल्ली में जो केंद्रीय सत्ता थी वहां पर भी अपने संबंध क्या कर रखे थे, खराब। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली में जो प्रत्यक्ष रूप से शासन में हस्तक्षेप करते थे वो कौन थे, अमीर वर्ग। कौन था आपका, अमीर वर्ग। ये भी मराठों के क्या थे, विरुद्ध थे, और उन्होंने ही अहमद शाह अब्दाली को क्या दिया था, निमंत्रण दिया था कि आप आए और मराठों की शक्ति को क्या करें, हराश करें। ठीक है, या समाप्त करें। ठीक, और आपने देखा कि लगातार फिर मराठे भी क्या होते गए, पराजित होते गए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना कि क्या मराठों के पास तोपखाना नहीं था, तो आंसर है था। इनके पास एक तोपची था जिसका नाम था इब्राहिम गर्दी। क्या नाम था, इब्राहिम गर्दी। इब्राहिम गर्दी जो है वो आपके स्थिर रूप से आपके तोप चला रहा था, जबकि आपने देखा कि अब्दाली जो है उसकी जो तोपें थी वो घूमने वाली थी, चारों तरफ घूमने वाली तोपों का प्रयोग उन्होंने किया था। जबकि इनका जो तोपची था इब्राहिम गर्दी, वो अकेले उस तोपखाने को संभाल रहा था, और यह तोपखाने का प्रयोग भी असफल साबित हुआ, जो मराठों की पराजय का क्या बना, एक मुख्य कारण बना। इब्राहिम गर्दी जो है वो सदाशिव राव भाव की रक्षा करते करते जो है वो तोपखाना में जो है उसको संभाल रहा था, और फाइनली आप देखेंगे कि खुद भी क्या होगा, मारा जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनके तोपखाने का प्रयोग जो है वो आपके सफल नहीं हुआ। जब इनका इब्राहिम गर्दी जो है वो सदाशिव राव की रक्षा करते हुए क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, तो आगे तोप का प्रयोग करने में कोई अन्य दक्ष नहीं था। ठीक है, इसका प्रशिक्षण इन्होंने किससे करवाया था, फ्रांसीसी से। ठीक है, ये करवाया था। एक और बात कि जो जब मराठा सेना आपके गमन कर रही थी पानीपत वाले क्षेत्र पर, तो सैनिकों ने अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी लेकर जा रहे थे। तो जो जाट थे जिनका नाम था सूरजमल जाट, कौन था आपका, सूरजमल जाट। सूरजमल जाट ने मराठों को यह हिदायत दी कि सैनिकों के साथ जो है वो महिलाएं और बच्चे ना जाएं। ठीक है, कौन ना जाए, आपके महिलाएं और बच्चे ना जाएं, क्योंकि युद्ध परिस्थिति में फिर महिलाओं कुछ भी हो, परिवार के प्रति जो है वो आपके प्रेम और उनकी रक्षा का दायित्व ज्यादा कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है, और सैनिक जो है वो अपने देश प्रेम की बजाय जो है वो पारिवारिक प्रेम पर हो सकता है कि आकृष्ट हो जाएं, और वो अपने परिवार की रक्षा के लिए भी प्रयत्न करें। तो महिलाओं और बच्चों को बचाने में अगर लग जाएंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, इसलिए सूरजमल जाट ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि महिलाओं और बच्चों को अपने साथ ना लेकर जाएं। और आखिर में परिणाम यही हुआ कि जब आपके जो आपका युद्ध क्षेत्र था, जहां मराठों का जो क्षेत्र था, ये जो पड़ाव मराठों का था, ये पड़ाव दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक वाले क्षेत्र, जब ये मराठों का ये जो पड़ाव है ये दोनों तरफ से अब्दाली ने ब्लॉक कर दिया। जब इस तरीके से ब्लॉक हुआ तो यहाँ पर जो आपके रसद आपूर्ति है ये नहीं हो पाई, खाने की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तब सेना 2-2 दिन तक खाना नहीं मिला, अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, ये स्थिति थी। तो ये वाली स्थिति। दूसरी बात, घोड़े जो थे उनके लिए चारे की भी उपलब्धता नहीं थी, घोड़े भी कई संख्या में भूख के कारण, पानी और चारा ना मिलने के कारण मरते गए, कई सैनिकों की मृत्यु हो गई, और इस पूरे क्षेत्र पर जो आपके सैनिक और घोड़े हैं उनकी लाशें बिछ गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब यहाँ पर ऐसी लाशें बिछी और ये जो मृत शरीर घोड़े और सैनिकों का था, इससे इतनी ज्यादा बदबू और सड़ांध उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति जीवित था वो भी जीवित रहने में सरवाइव नहीं कर पा रहा था।
ठीक है। सदाशिवराव भाऊ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन से अन्न का एक तिनका भी हमारे पेट में नहीं गया है, कम से कम अनाज आप उपलब्ध करा दीजिए। यदि आप अनाज उपलब्ध करा देंगे तो कम से कम हम अपने सैन्य दायित्वों को निर्वहन करके तो मरें, यानी हम कम से कम लड़ तो लें। ऐसे मरने का क्या फायदा कि हम युद्ध भूमि में नहीं मर पाए। ठीक है। लेकिन यहाँ रसद आपूर्ति किसी भी तरीके की संभव नहीं हो सकी और सदाशिवराव भाऊ जो है वो अनाज उपलब्ध नहीं करवा पाए। जब नहीं करवा पाए तो भूखे पेट जो है वो मराठों की सेना लड़ी और उस युद्ध में पराजय प्राप्त करी। क्योंकि भाई आप सोचिए कि सैनिक को जो है वो बल चाहिए लड़ने के लिए, चीजों को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, भूखे हैं। वो 2 दिन से सिर्फ क्या खा रहे हैं, हवा। क्या खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं। कई दिनों से भूखे पेट रह गए और हवा के सहारे जी रहे थे। और काफी यहाँ पर जो है गंदगी भी थी, गंदगी भी फैल गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। महिलाओं की रक्षा का भी दायित्व आया, बच्चों का भी आया, उनकी भूख भी सैनिकों को नहीं देखी जा रही थी। तो बहुत सारी जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई, जो आपका पड़ाव, जो मराठों का पड़ाव उसके ब्लॉक करने के कारण आई, यह भी एक मुख्य कारण बनेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग कितने सैनिक मारे जाएंगे, 75,000 सैनिक, जो 75,000 लोग जो है वो इस युद्ध में क्या होंगे, मारे जाएंगे। किस युद्ध में, आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है। तो फाइनली ये युद्ध होता है और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ। कितने जनवरी, 14 जनवरी। और आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति होती है कब, 14 जनवरी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। और आप देखेंगे कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की क्या हुई, आपकी पराजय, और 75,000 सैनिक लगभग मारे गए। संपूर्ण ये जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसके कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपने संबंधी को, अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं खोया। कोई ना कोई परिवार तो ऐसे थे जो पूरे ही के पूरे समाप्त हो गए। तो इस प्रकार की पराजय जो है वो मराठों की हुई। अब जब मराठों की पराजय हुई तो आप देखेंगे कि मराठों की पराजय में आपके सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई, पुत्र विश्वास राव की मृत्यु हो गई, और जो आपका एक और भाई गया था, क्या नाम था उसका, शमशेर राव, उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कई प्रमुख सैन्य कमांडर की मृत्यु हुई, इतनी बड़ी सेना जो है उसकी सैनिकों की मृत्यु हुई। और इतना बड़ा जो क्षति है, इसे बालाजी बाजीराव जो हैं वो सहन नहीं कर पाए। और 1761 14 जनवरी को युद्ध हुआ और जून 1761 में बालाजी बाजीराव इस युद्ध की पराजय का बोझ नहीं सहन कर पाए। परिणाम स्वरूप 6 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, आपके बालाजी बाजीराव। ठीक है। तो जब उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है J.N. सरकार। क्या नाम है, J.N. सरकार। उनका कथन है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने अपना कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, और कुछ परिवारों का तो क्या हो गया, सर्वनाश ही हो गया। तो इतना भयानक जो है वो युद्ध रहा, किसका, आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। और इसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ, विजित। ठीक है। तो फाइनली हमने युद्ध के बारे में जान लिया। अब युद्ध जो है वो हुआ और उसमें मराठों की पराजय के क्या कारण थे। ठीक है। तो मराठे की पराजय के कारण जो है, पहला कारण कि अहमद शाह अब्दाली के पास सदाशिवराव भाऊ से कैसी थी, अधिक सेना थी। अफगानों के पास कितनी सेना थी, लगभग 60,000 के लगभग, और इनके पास कितने लोग थे, 45,000, जिसमें भी अधिकांश में आप देखते हैं कि कुछ संख्या में क्या है, आपके महिला और बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर सैनिकों की संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो मराठों की सेना कैसी थी, कम। ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि मराठा सरदारों के आपस में क्या थी, पारस्परिक द्वेष। आप जानते हैं कि सदाशिवराव भाऊ कौन, आपके सदाशिवराव भाऊ जो हैं वो आपके जो हैं प्रमुख सैन्य कमांडर थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन है, आपके मल्हार राव होलकर। कौन है, आपके मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर जो है वो आपके काफी बुजुर्ग हो चुके थे। क्या हो गए थे, आपके बुजुर्ग। तो सदाशिवराव भाऊ जो है उनको वृद्ध, वयोवृद्ध कहकर जो है वो कई बार सेना के सामने अपमानित करते थे। और मल्हार राव होलकर जो है इन्होंने कहा कि यदि कोई विदेशी इन्हें नहीं हरा पाया तो मैं इन्हें हराऊंगा, ऐसा है ना। तो मतलब इस प्रकार का आंतरिक संघर्ष इन लोगों के बीच में चल रहा था, किनके बीच में, सदाशिवराव और मल्हार राव होलकर। तो आपकी कॉन्फेडरेसी के जो मराठा सरदार हैं वो और सैन्य कमांडर जो है उनके बीच में ही क्या नहीं है, आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह भी इनके एक फेल्यूर का क्या बना, कारण। यानी आप देखेंगे कि पारस्परिक द्वेष जो है वो मराठों की शक्ति को क्या कर देता है, कम।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मराठा पड़ाव में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, सैनिकों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया और सैनिक जो है वो भूखे पेट ही क्या करे, लड़े। उन्होंने सदस्य भाव से कहा कि 2 सेर में भी एक अनाज नहीं मिल रहा, अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा है, आप कम से कम अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कर दीजिए। हम ऐसे भूखे पेट मरने से मतलब मरने से बेहतर है कि हम युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरेंगे। तो हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, कम से कम आप हमें युद्ध भूमि में लड़ने का मौका तो दीजिए, ऐसा तक भी सैनिकों ने कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सैनिकों को भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण सैनिक वैसे ही बहुत अधिक संख्या में मर गए। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर भारत की संपूर्ण मुस्लिम शक्तियां, चाहे अवध के नवाब हों, चाहे रोहिल्ला के सरदार मुस्लिम सरदार हों, है ना, मुगल जो हैं उनकी केंद्रीय सत्ता पर बैठे अमीर वर्ग हैं, इन सभी ने जो है वो आपके क्या किया, एक साथ हो गए और उन्होंने मराठों को सहयोग प्रदान नहीं किया। ये मुख्य कारण थे जो मराठों की पराजय के कारण बने। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली क्यों विजित हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली या अफगानों की विजय का कारण यह है कि उनका जो सैनिक संगठन है वो बहुत अधिक अनुशासित और अत्यधिक उत्तम दर्जे का था। ठीक है, उनकी सेना बहुत अनुशासित थी, उनकी अफगान सेना जो है उसने एकदम योजनाबद्ध रूप से क्या किया है, युद्ध लड़ा है। उन्होंने किसका प्रयोग किया है, आपकी बंदूकों का प्रयोग किया। अफगानी की सेना क्या थी, बंदूक और तोप का प्रयोग कर रही है, और तोप कैसी, आपके ऊंट पर खड़े करके आपके चारों तरफ घूमने वाली तोपों का प्रयोग कर रही है। जबकि हम देखते हैं कि मराठे जो है वो किसका लड़ाई कर रहे हैं, तलवार और भालों से। मराठों की लड़ाई पद्धति जो थी वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छुपकर या गुप्त रूप से वार करने की पद्धति थी, जो युद्ध पद्धति जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर ही काम आती थी। ये युद्ध पद्धति जो है वो आपके मैदानी क्षेत्र पर उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, और आप देखेंगे कि मराठा की जो सेना है वो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों पर ही युद्ध लड़ाई करने में क्या थे, दक्षता रखती थी, मैदानी क्षेत्र पर उतनी अधिक दक्षता नहीं रखती थी। जो इसका फायदा किसको मिला, अब्दाली को मिला। किसको मिला, अब्दाली को। इसके बाद हमने ये ऊंट वाली बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो इब्राहिम खां गर्दी था, ये सदाशिवराव भाव की रक्षा करते हुए एक ही तोपखाना चलाने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित था, और इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह भी एक उनका कारण बना। और अहमद शाह अब्दाली लगातार 7 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, तो उसके पास काफी अनुभव था। क्या था, आपका अनुभव था, प्रौढ़ता थी, जो उसकी अनुभव का प्रयोग उसने इस युद्ध में किया, जो उनकी विजय का क्या बना, कारण बना। तो ये था आपका क्या, फाइनली पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लास में अब जो है अंग्रेजों के साथ मराठों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ जो मराठों के संघर्ष हैं वो आपके आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाने जाएंगे, और कल से वो शुरू होंगे। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।